नमस्कार। न्यूज ट्रैक के शो में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी हैं। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन से दिल्ली में हैं। वहां उनकी भाजपा के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात हुई है, बात हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की है। तो इसी सब पर चर्चा करेंगे हम लोग कि इस मुलाकात में क्या बात हुई, क्या क्या इस मुलाकात का से गुल खिलने वाला है, क्या परिवर्तन होने वाले हैं, क्या कोई उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलाव होने जा रहा है या राजनीति कौन से करवट लेगी। तो दयाशंकर जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। ये बताइए कि योगी जी की आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हो गई है, तो क्या माना जाए, क्या योगी जी को प्रधानमंत्री की तरफ से अभयदान मिल गया है, कोई संकट नहीं है और वो आगे काम वैसे ही करते रहेंगे जैसा पहले चल रहा था। ये सही है। जो पहले जैसे काम करते थे जोगी जी उसी तरह से आगे भी काम करते रहेंगे। और ऐसा कुछ भी नहीं था कि जहां पर जोगी जी के परिवर्तन के लिए कोई बात हो। पार्टी संगठन के तरफ से या सरकार की तरफ से कहीं से भी ये आउटपुट नहीं दिया गया कि परिवर्तन होना है। ये तो मीडिया का ये था कि मीडिया अपना कयास लगा रही थी कि परिवर्तन होने वाला है। कहीं से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कोई अधिकृत व्यक्ति, चाहे वो केंद्रीय व्यक्ति हो या स्टेट का व्यक्ति हो या कोई संगठन का व्यक्ति हो, उन्होंने कभी ये कहा क्या कि उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है। योगी आदित्यनाथ जी के बारे में हमारे मोदी जी और माननीय अमित शाह जी उनके कार्यों को समय समय पर उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ बहुत ही बेहतर काम उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। ये तो केवल एक ये जो राजनीतिक विश्लेषक हैं या मीडिया के लोग हैं उनका एक बनाया हुआ ये मैं अभी आज देख रहा था। मैं आपसे कहूं कि अभी प्रधानमंत्री जी से मिलने माननीय योगी जी गए थे। अभी वो निकले भी नहीं थे गेट से। अभी गेट से उनकी गाड़ी निकल रही थी, मैं लाइव देख रहा था। तो हिमांशु मिश्रा जी आज तक क्यों बता रहे थे कि मोदी जी ने ये बातें उनसे कही योगी जी से कि मैंने आपको सरकार चलानी है, इसे करना है, मंत्रिमंडल विस्तार। हम कह रहे भाई अभी तो गेट से निकल रहे हैं वो। अभी कौन जो वार्ता हुई होगी तो किससे शेयर हो गया कि वो उनको पता है कि उन्होंने क्या वार्ता की। तो ये तो एक मैं कहूंगा कि ऐसा कोई नहीं था। और जोगी जी का जो दिल्ली का जो वो है जाना है, वो पहले भी जाते रहे हैं और हमारे नेताओं से वो मिलते रहे हैं। वो एक औपचारिक मुलाकात थी। इधर कोरोना के कारण बहुत दिनों से जा नहीं पाए थे और ऐसे भी कोरोना में बहुत फिजिकल मिलने का वो नहीं था। और इधर जब वो थोड़ा उत्तर प्रदेश में कोरोना कम हुआ है तो जो नियंत्रण में हुआ तो फिर वो माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी से और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर के उत्तर प्रदेश की जो चीजें हैं उसको अवगत उन्होंने कराया है। ऐसा कोई परिवर्तन की बात नहीं। राजकुमार जी, आप बताएं कि क्या सब कुछ जैसा जैसा सादा सीधा साधा बता रहे हैं दयाशंकर जी, ऐसा ही था? क्योंकि बीच में जो घटनाएं हुई उत्तर प्रदेश में, जो नेताओं के दौरे हुए, उसमें तो ये कहा जा रहा था कि साहब तलवार लटक रही है। तो आज मोदी जी से मुलाकात के बाद तो स्थितियां बदली हैं, लेकिन आप क्या मान रहे हैं कि दयाशंकर जी जो बता रहे हैं कि केवल केवल एक मतलब वो एक कर्सी मीट के लिए गए थे? देखिए, दयाशंकर जी बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं और मुझे लगता है वो जरूर अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे थे और निश्चित तौर से पार्टी को ऐसे रखना भी है। लेकिन जो हम लोग एक पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं उसी संदर्भ में ही आज की मुलाकात को भी देखा जा रहा है कि पिछले तकरीबन 15 दिन से इस तरह की बातें चल रही थी। ये बात ठीक है कि जैसे कि दयाशंकर जी ने कहा कि ये मीडिया की उपज हो सकती है या फिर राजनीतिक विश्लेषक या विपक्षी दल इस तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन बीजेपी संगठन में भी ये बात सहमत होंगे उपाध्यक्ष जी कि पिछले 20-25 दिन से सरगर्मियां बढ़ी थी। वो चाहे जो भी कहें कि बीएल संतोष साहब आए, वो भी सब मंत्रियों से मिले, बाकी नेताओं से भी मुलाकात की, उसके बाद कुछ और बैठकें हुई, माना जा रहा है कि आरएसएस से भी कुछ बैठकें हुई। तो जब ये मुलाकात और ये बातचीत का दौर शुरू हुआ, राधा मोहन सिंह जी आए, वो भी गवर्नर साहब से मिले, मैडम गवर्नर से मिले, तो स्पीकर साहब से मिले। तो इन सब के संदर्भ में इस तरह की बातें थोड़ी सी जहन में आती रही कि क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्या कुछ ऐसा हो सकता है, चाहे वो कैबिनेट का विस्तार हो, चाहे वो बीजेपी में कुछ आंतरिक संगठन में बदलाव हो। तो इस तरह की बातें चल रही थी। लेकिन
ये भी सच है कि कल जिस तरह से मुख्यमंत्री जी वहां पर मिले अमित शाह साहब से और प्रधानमंत्री जी से आज मिले हैं, उसके बाद से इन कयासों पर रोक तो लगी है कि ऐसा कुछ उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा नहीं होने जा रहा है। लेकिन हाँ, जिस तरह से अनुप्रिया पटेल से कल अमित शाह जी मिले, उसके बाद निषाद पार्टी के अध्यक्ष से मिले, तो उससे भी ये लग रहा है कि अब 2022 के चुनाव को लेकर भले ही उत्तर प्रदेश में सरकार में बदलाव, संगठन में बदलाव या मुख्यमंत्री चेहरे को कुछ लोग बहुत ऊपर तक जाके कह रहे थे कि शायद मुख्यमंत्री बदल सकते हैं, तो भले ही ये सब ना हो, लेकिन बीजेपी, ये सच है कि आने वाले चुनाव को लेकर चिंता में है और उसकी चिंता की बड़ी वजहें भी हैं। एक तो पश्चिम बंगाल में अभी वो चुनाव हारे हैं तमाम अपनी कोशिशों के बावजूद। उसके पहले अभी पंचायत के चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। कोरोना की वजह से निश्चित तौर से सभी सरकारों का, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे यूपी की या दूसरी राज्य सरकारें हों, उनकी छवि थोड़ी सी अपने राज्यों में ये गई है कि उतना बेहतर काम नहीं हुआ। इतनी बड़ी बीमारी थी, निश्चित तौर से अगर सरकारें चाहें भी तो शायद पूरी तरह से काम सबको मदद ना दे पाए। तो ये भी एक चीज निकल के सामने आई, कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन में कमी देखी गई जो टीम 11 बनी थी उसके। तो इस तरह की बातें हुई। तो सबको मिलाकर अब बीजेपी को लगता है कि 2022 में अगर उत्तर प्रदेश में अच्छा नहीं किया तो 2024 सामने है, वहां कैसे करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका रहती है। आपको 70 सीटें देते हैं, 75 सीटें देते हैं, 65 सीटें देते हैं लोकसभा की। तो इसलिए ये चिंता तो है। अब वो ये साफ है कि चिंता है और चिंता को लेकर तैयारी शुरू है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बाकी संगठन में अब क्या होगा, सरकार में क्या होगा, मुझे लगता है कि अब समय इतना नहीं है अखिलेश जी की वो कोई बदलाव कर पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि 6 महीना बचा है। तो अब टिकट देने की बारी है कि विभाग देने के बारे में ज्यादा सोचेंगे। लेकिन फिर भी अभी जितेंद्र प्रसाद जी को जिस तरह से लाए, उसको लेके भी ये कयास लग रहे हैं कि शायद ब्राह्मण नेतृत्व को और आगे बढ़ावा देना है, उत्तर प्रदेश में कुछ नाराज है ब्राह्मण, ये भी बात चल रही। तो मैं इस बात से तो ठीक है कि अब कोई पार्टी, संगठन या सरकार में कोई बड़ा बदलाव भले ही ना हो, लेकिन आने वाले 22 के लिए जरूर बीजेपी चिंतित भी है और इसीलिए उन्होंने तैयारी शुरू की है और वो धीरे धीरे बहुत सारे पत्ते अभी खोलेंगे। लेकिन बात आप ठीक कह रहे हैं कि हो सकता है बदलाव ना हो, लेकिन मुझे लगता है दयाशंकर जी खबर कुछ और आ रही है। जिस तरीके से योगी जी पहले भी दिल्ली जाते रहे हैं, कभी एक साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलना, गृह मंत्री से मिलना, राष्ट्रपति से भी मिलने जाना, ये सब कुछ भी बता रहा है कि कुछ कुछ मंत्र लेकर के आ रहे हैं, कुछ नई योजनाएं होंगी। मेरी तरफ से तो आवाज ठीक है। राजकुमार सर, आपको मेरी आवाज मिल रही होगी? हाँ, मुझे आ रही है। आपको जिस तरीके से राजकुमार सर, जिस तरह से मुलाकात हुई है उनकी सभी राजनेताओं, बड़े नेताओं के साथ में, दयाशंकर जी अभी जुड़ेंगे तो उनसे सवाल कर लेंगे। आप बताएं कि ये जो बड़ी इतने सारे लोगों से एक साथ मुलाकात, इसके पीछे क्या हो सकता है कि एक सामान्य तौर पर वो या तो अमित शाह जी और मोदी जी से मिलकर लौट आते, लेकिन कई लोगों से एक साथ मिलने का क्या कारण हो सकता है? देखिए, पहले तो ये साफ है कि कुछ तो बात हुई है। खासतौर से सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात तो उनकी अमित शाह जी के साथ हुई और फिर मोदी जी के साथ हुई। मुझे लगता है बात की मुलाकातें एक कटसी मुलाकात है, वहां गए हैं तो जेपी नड्डा साहब से या राष्ट्रपति महोदय से जो मुलाकात हुई है, तो ये सब एक तरह से कटसी मुलाकात है। लेकिन जो पहली 2 मुलाकातें कल की और आज सुबह की जरूर महत्वपूर्ण थी। और जिस तरह से बातें पिछले दिनों से लगातार चल रही हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो ये लोग भी इस तरह की बातों को महसूस करते हैं और देखते हैं ताकि एक मैसेज दे सके कि हाँ सब ठीक है। ये भी है ना, जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं, उसके बाद जिस तरह से ट्वीट हो रहे हैं, सभी लोग एक दूसरे से मुलाकात करने को लेकर ट्वीट कर रहे हैं, एक अच्छे जेस्चर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी एक हो सकता है, ये सब इसलिए भी किया जा रहा है कि जिस तरह से एक नकारात्मक चीजें फैल रही थी भारतीय जनता पार्टी और यूपी सरकार के बारे में, तो कहीं ना कहीं से उन पर कुछ रोक लगाई जा सके और ये कहा जाके दिखाया जा सके कि ठीक है, ऐसा कुछ भी समस्या नहीं है। जी जी, दयाशंकर जी वापस हमारे साथ जुड़ गए हैं। बात रह गई थी दयाशंकर जी की, अभी जब इतने सारे लोगों से मिल करके योगी जी आ रहे हैं, तो क्या नई योजनाएं होंगी, क्या नया कुछ होने जा रहा है यूपी में सरकार और भाजपा के स्तर पर? आप भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? लेकिन मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि कल जिस तरह से अनुप्रिया पटेल वहां पर ली है, तो ये बात भी आगे बढ़ रही है कि उनको कैबिनेट में कोई जगह मिल सकती है और दूसरे उत्तर प्रदेश में भी उनकी पार्टी को कुछ कैबिनेट में जगह मिल सकती है और आने वाले समय में उनका फिर से एक बार जैसे 2017 में हुआ था उस तरह से उनका भी एक गठबंधन, गठजोड़ हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन एक दिलचस्प पहलू है कि उनकी सगी बहन पल्लवी पटेल और उनकी माँ कृष्णा पटेल, जिनकी एक अपना दल, जो कि अपना दल
आ है अनुप्रिया जी का और उनका अपना दल। तो वो लोग आज अखिलेश जी से पल्लवी पटेल की मुलाकात हुई थी और वो भी बड़ा दिलचस्प हो रहा है। मुझे लगता है एक परिवार में ही पहले से ही अलग अलग चल रहे हैं, लेकिन ये देखना होगा कि एक अनुप्रिया जी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगी जिस तरह की पूरी संभावना लग रही है, और पल्लवी पटेल और उनकी मां कृष्णा पटेल वो अखिलेश यादव के साथ जा सकती है। तो उत्तर प्रदेश में अब ये शह और मात का खेल शुरू हो चुका है और जो आने वाले दिनों में हम देखेंगे। आज ओम प्रकाश राजभर का भी बयान आ गया। अभी ओम प्रकाश राजभर से लगातार कोशिशें थी कि वो बीजेपी के साथ चले जाएं। जिला पंचायत चुनाव में भी महत्वपूर्ण है, पूर्वांचल में कई जगह पर उनके लोग जीते हैं, लेकिन आज उन्होंने अभी 4-5 घंटे पहले बयान दिया है कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, बीजेपी विश्वसनीय नहीं है। तो ये अब बहुत बड़े बड़े खेल होने वाले हैं और खासतौर से छोटे दलों के साथ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों अपना करार करेंगे। जी सर, आप चूंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं और लंबे समय से यहाँ से दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक की राजनीति पर आपकी नजर है, तो आप बताइए ये अनुप्रिया पटेल को क्या केंद्र में ही वापस लाने की तैयारी है या उनको उत्तर प्रदेश में भी कुछ हिस्सा मिलेगा? देखिए, अभी तो उनको केंद्र में, चूंकि वो सांसद हैं और पिछले बार भी मंत्री थी, तो केंद्र में उनको एक बड़ी भूमिका मिल सकती है। और कल जो बात हुई अमित शाह जी से, तो ये भी संभावना है कि उसमें उनको लेने के लिए वो पूरी कोशिश करेंगी, लेकिन कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है या उन्हें स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाया जाता है, ये तो तय है कि जल्द ही उन्हें अगले विस्तार में जगह मिलेगी वहां पर। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है, अगर कैबिनेट विस्तार होगा तो अपना दल की ओर से संभवतः आशीष पटेल को या किसी दूसरे शख्स को मंत्री बनाया जा सकता है। और आने वाले चुनाव में भी कुछ सीटें जो पिछले बार भी उन्होंने ली थी, इस बार भी समझौता होगा और कुछ सीटें खासतौर से सोनभद्र, मिर्जापुर, इलाहाबाद, बनारस, बांदा, इस सब बेल्ट में उनको दी जा सकती है। आपकी आवाज नहीं आ रही अखिलेश जी, आपका माइक ऑफ है। हाँ, दयाशंकर जी के साथ मैं कह रहा हूँ सर कि थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, वो संपर्क कर रहे थे, उनको हाँ, वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो वो अभी थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जुड़ जाएंगे हम लोगों के साथ में। ठीक। तो सर इसमें अभी जो खबरें और भी आ रही हैं, जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले भी चर्चा की थी कि जितिन प्रसाद को उत्तर प्रदेश सरकार में शामिल किया जा सकता है। ये भाजपा का कैसा दांव है? क्या भाजपा उसी तरीके से करने जा रही है कि जैसे पहले के राजनीतिक दलों से, दूसरे दलों से लोगों को लेकर के आते थे, रीता बहुगुणा जोशी हों या स्वामी प्रसाद मौर्य हों या अन्य कई नेता हैं, तो उन सबको लाए और उनको यहाँ पर बड़े-बड़े पद दिए गए, सरकार में शामिल किया गया। तो वही सारी चीजें फिर से एक बार होने जा रही हैं क्या उत्तर प्रदेश के राजनीति में? बिल्कुल, और ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप देखें 2017 में भी बहुत सारे लोग जिन्होंने 2017 चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था, उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और ओम प्रकाश राजभर, इन सब लोगों को मंत्री बनाया गया था। तो वही खेल इस बार भी शुरू होने वाला है। बहुत सारे दलों से इनका टाई अप होने वाला है और अभी मंत्री बन सकते हैं या चुनाव के बाद अगर इनकी सरकार बनती है दोबारा से, तब भी उन लोग को जरूर सीट दी जाएगी, क्योंकि 2024 में भी बीजेपी को काफी कुछ चाहिए उत्तर प्रदेश से। और वो जब ये जो छत्रप है जिनसे वो करार करते हैं, इनके बिना संभव नहीं नजर आता, क्योंकि इनमें से ज्यादातर लोग एमबीसी, मोस्ट बैकवर्ड क्लास, अति पिछड़ा क्लास से हैं और बीजेपी को पिछले 2-3 चुनावों से ये क्लास बहुत सपोर्ट करता आया। तो इसलिए भी बहुत जरूरी है इन सब लोगों को साथ लेकर चलना। हालांकि अभी तक चुनाव 2019 के बाद से अनुप्रिया पटेल को कैबिनेट में जगह नहीं मिली है, लेकिन अब मुझे लगता है उनको जगह मिल जाएगी। जी सर, आज कुछ तकनीकी समस्याएं हम सब लोगों के साथ भी हो रही कोई हैं। बात नहीं, आज हम लोग जल्दी समाप्त कर देंगे इसको। थोड़ा सा ये हो रहा है और नेक्स्ट टाइम बात लेकिन करेंगे। अभी जो खबर आ रही है कि योगी जी अब आज लौट करके आएंगे, तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो कुछ भी रिशफल होना है योगी सरकार में, वो कितने दिनों में होने जा रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि जल्दी ही हो जाएगा और कई सारे मंत्री भी शामिल किए जाएंगे। तो देखिए, आपके समय पास अगर रिशफल होगा, मुझे लगता होगा, एक रिशफल होगा और वो बहुत जल्दी आने वाले 10 दिन में भी हो सकता है, क्योंकि अब समय नहीं ना बीजेपी के पास, क्योंकि जून खत्म हो जाएगा, कुछ दिन 20 दिन बचे हैं, इसके बाद 6 महीने बचते हैं, आचार संहिता लग जाएगी जनवरी के फर्स्ट वीक में। तो अब सिर्फ 6 महीने है और जो कुछ करना है इसी 6 महीने में करना है। तो कैबिनेट विस्तार को लेकर बहुत नहीं टाल सकते हैं ये लोग, क्योंकि ए.के. शर्मा जी या फिर जितिन प्रसाद जी या फिर कुछ और लोग हैं जिनके नाम अभी चल रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न वर्गों के, विभिन्न जातियों के। तो इस तरह को लेकर
इनका जल्दी ही मुझे लगता है, अगर कैबिनेट विस्तार है तो ये बहुत जल्दी वहां पर होगा। दयाशंकर जी जुड़ रहे हैं सर। अच्छा, आप बड़ी देर बाद आए, मैं बस आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि अभी आपने जितिन प्रसाद जी को शामिल कराया है, तो क्या और भी कुछ नेताओं को आप अपने साथ लेंगे? जैसे अनुप्रिया पटेल जी से भी कल अमित शाह साहब की मुलाकात हुई है, तो उनसे भी आने वाले चुनाव में ऐसा माना जा सकता है कि गठबंधन हो सकता है। कुछ और नेताओं को भी शामिल करा सकते हैं बीजेपी में, ऐसी कोई रणनीति है चुनाव से पहले? देखिए, जब जब चुनाव आते हैं तो बहुत सारे दलों से लोग, अभी हमारा 2017 के भी जो चुनाव हुए थे उसमें बहुत सारे दलों से लोग जो है भारतीय जनता पार्टी में आए थे। सपा से, कांग्रेस से, बसपा से बहुत दिग्गज दिग्गज नेता आए थे। तो जब चुनाव का इस समय माहौल है और इस समय जो और दलों के लोग जो अपने दलों में देख रहे हैं कि वो वैचारिक रूप से वो दलों में जिस तरह से क्षरण हो रहा है और देश के अंदर एक मोदी जी का सशक्त नेतृत्व लोगों को मिल रहा है, और जो मोदी जी ने जो काम किया है इस समय देश में, आजादी के बाद इतना काम 7 वर्षों में किसी सरकार ने नहीं किया, और मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर के आज बहुत सारे दलों से लोग आज भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को स्वीकार कर रहे हैं कि आज देश और दुनिया में आज मोदी जी ने 7 वर्षों में जो भारत को भ्रष्टाचार, जो पिछले अपने मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, 10 वर्षों में भारत को एक भ्रष्ट देशों की श्रेणी में लोग जानते थे। कभी 2G घोटाला, कोयला घोटाला से लेकर के खेल घोटाला, कोई ऐसा घोटाला नहीं होता था। लेकिन मोदी जी ने 7 वर्षों में देश में एक ईमानदारी की सरकार और भारत के जो राष्ट्रवाद, जो भारत की संस्कृति और सभ्यता है, आज पूरे दुनिया में उन्होंने जो प्रचारित किया और जो लोगों ने स्वीकार किया, इससे आज पूरे और भी दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। और समय समय पर आप देखेंगे बहुत सारे लोग और भी, अभी जितिन प्रसाद जी आए हैं, अभी दर्जनों लोग अभी पाइपलाइन में हैं जो आने वाले दिनों में आपको देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। तो आपने जैसे मोदी जी का इतना नाम लिया, तो क्या 2022 के चुनाव में भी चेहरा मोदी जी का ही रहेगा यहाँ पर, या योगी जी का भी रहेगा? देखिए, जो 2017 के भी चुनाव हुए थे, तो 2017 के चुनाव भी माननीय मोदी जी के ही चेहरे पर लड़े गए थे। उस समय योगी जी मुख्यमंत्री नहीं थे और 330 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। और देश के कहीं भी चुनाव होते हैं उसमें मोदी जी के कार्य, जो चाहे उज्ज्वला हो, पहले जो आप देखते होंगे गैस का, हम लोग सिलेंडर लेने के लिए कितने परेशानी का सामना करना पड़ता था, ब्लैक में सिलेंडर बिकता था। आज घर घर मोदी जी ने जो गरीब हमारी माताएं बहनें हैं उनके घर में निःशुल्क गैस सिलेंडर और चूल्हा देने का काम किया है। आज इस कोरोना काल में मैंने देश के 80 करोड़ परिवारों को वो मुफ्त में भोजन देने का काम किए हैं। 2024 तक उन्होंने सपना देखा कि हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति नहीं रहेगा जिसके अपने सर पर छत न हो, उसके पक्का मकान न हो। तो क्या मोदी जी के जो कार्य हैं वो, चाहे देश के किसी कोने में चुनाव होगा तो मोदी जी के कार्य के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, और आगे भी जो भी चुनाव होंगे वो मोदी जी के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर हम लोग ले जाएंगे जनता के बीच में। और मोदी जी को माइनस करके कोई भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन साहब ये बताइए, जब मोदी जी का इतना अच्छा काम है, मोदी जी इतना सब कुछ कर रहे हैं और उनके दम पर ही आपको चुनाव लड़ना है, तो जितिन प्रसाद को क्यों ला रहे हैं? बाहर के लोगों को क्यों लेकर के आ रहे हैं? आपको जरूरत क्या पड़ रही है ऐसे लोगों की? जरूरत नहीं है, लेकिन ये हमारी भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। इतने कम समय में इतनी बड़ी पार्टी होना, 18 करोड़ से ज्यादा हमारे सदस्य की संख्या है। आज जो है 1200 से ज्यादा हमारे एमएलए हैं और 500 से ज्यादा राज्यसभा और लोकसभा मिलाकर के हमारे आज सांसद सदस्य हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है।
ये दुनिया में आज सबसे बड़ी पार्टी हो रही है, तो केवल हम यदि दूसरे के लिए रास्ता नहीं खोलेंगे तो हमारी पार्टी इतनी बड़ी कैसे हो सकती है। तो आज ये सबके लिए जो हमारे विचारधारा को सम्मान देता है, जो हमारे नेतृत्व को स्वीकार करता है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। लेकिन जब ऐसे लोग आएंगे, जैसे जितिन प्रसाद जी की बात करते हैं, सबसे पहले अभी बिल्कुल वो आपकी पार्टी में कल ही उन्होंने ज्वाइन किया है, वो अभी आपकी सरकार पर आरोप लगा रहे थे कुछ महीने पहले कि आपकी सरकार ब्राह्मण विरोधी है। खुशी दुबे का मामला वो उठा रहे थे, कह रहे थे उस पर अत्याचार हो रहा है। लखीमपुर खीरी में निर्वेंद्र मिश्रा की मौत हुई, पूर्व विधायक निर्वेंद्र मिश्रा की, उन्होंने उसको मुद्दा बनाया। तो अब जो ये इनके मुद्दे हैं, ब्राह्मण के खिलाफ अत्याचार का जो आरोप है, क्या भाजपा उसको एक्सेप्ट करेगी और क्या उनके मुद्दों का समाधान भी होगा? मुझे लगता है कि वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हम इसके बाद खत्म करेंगे, लेकिन अभी जो आपने सवाल किया है, सवाल बहुत ही एक दिलचस्प सवाल है कि जो इस मुद्दे को लेकर जितिन प्रसाद पिछले 4-5 साल से बीजेपी की उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, उनका क्या होगा। लेकिन ये राजनीति है और मुझे लगता है राजनीति में जब विचारधारा दल बदल जाते हैं तो विचारधारा भी बदल जाती है, मुद्दे भी बदल जाते हैं। तो अब ये बड़ी बात ये है कि अब पूरी की पूरी जब एक कांग्रेस की, जिसकी उनके एक कह सकते हैं उनके परिवार की एक परंपरा थी, जब वो परंपरा से ही हट गए, जब उन्होंने एक यू टर्न ले लिया, जो कि बिल्कुल दो अपोजिट विचारधाराएं हैं, कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की, तो जो वो विपरीत विचारधारा में जब वो एडजस्ट हो गए, तो अब ये मुद्दे जो कि राज्य के स्तर पर, एक जाति के स्तर पर थे, उनको भुलाने में उन्हें जरा भी देर नहीं लगेगी। और मुझे नहीं लगता वो सब पुरानी बातें उखाड़ी जाएंगी, नए सिरे से वो ब्राह्मणों को जोड़ने का कार्य करेंगे, जैसे जो उन्हें सौंपा जाएगा, मुझे यही लगता है। हाँ, ये मुझे भी लगता है सर कि अगर ये जितिन प्रसाद कभी सामने होंगे तो उनसे ये सवाल पूछा जाएगा, वो हो सकता है कि इसको नए सिरे से जवाब देंगे। नेताओं की ये बहुत अच्छी खूबी होती है कि आप जो भी पूछेंगे वो जवाब जरूर देंगे, और कुछ इस तरह से देंगे जो शायद हम लोग नहीं सोच पा रहे होंगे, और लोग संतुष्ट भी हो जाते हैं, उनका वोटर तो इसीलिए उनको वोट देता है। हम लोगों को सर दयाशंकर जी से बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन कोई बात नहीं, अगले बार रखते हैं। ये प्रॉब्लम हो रही है और इससे हमारे दर्शकों को भी असुविधा होगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो आज हम जल्दी खत्म करेंगे, बात को पूरी करते हैं सर। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके बहुत धन्यवाद दयाशंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार हम जल्दी ही आपसे नए मुद्दे पर मिलेंगे, नई चर्चा के साथ में, और तब दयाशंकर जी के साथ जो आज कभी नहीं है तकनीकी, उसकी भरपाई भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।